बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रगाब इरफान। नाज़रीन, हुकूमत नई वफाकी बजट की तैयारियों में खासी मसरूफ़ है। IMF की शराइत पूरी करने के लिए नए टैक्स, नई लेवी और महंगाई के मजीद बोझ की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। तो दूसरी जानिब आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर हर बार कुर्बानी सिर्फ उसी से ही क्यों मांगी जाती है। FBR की मुसलसल नाकामियों, टैक्स निज़ाम की कमज़ोरी और मईशत के बिगड़ते हुए ढांचे का बोझ आखिर कब तक तनख्वाहदार तबका और गरीब आवाम उठाते रहेंगे। पाकिस्तान में टैक्स देना जिम्मेदारी कम और सज़ा ज़्यादा क्यों महसूस होने लगा है। हुकूमत हज़ारों अरब रुपए इकट्ठे करने के दावे तो कर रही है, मगर क्या वाकई मईशत को दस्तावेजी शक्ल दी जा रही है या सिर्फ पेट्रोल, बिजली और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर ही बोझ डालकर शॉर्टकट इख्तियार किया जा रहा है। दूसरी जानिब खित्ते की सूरत हाल भी तेजी से तब्दील हो रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी, पाकिस्तान की बढ़ती हुई सिफारती सरगर्मियां, मोहसिन नकवी के मुसलसल ईरान के दौरे, रूस की जानिब से पाकिस्तान के किरदार की खुली हिमायत और एक ही महीने में ट्रंप और पुतिन का चीन पहुंच जाना, ये सब महज इत्तफाक या दुनिया के ताकत के बराकस में कोई बड़ी तब्दीली जन्म ले रही है। इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये भी है कि क्या मशरिक़ वस्ता का बहरान सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा है या इसके पीछे आलमी ताकतों की नई सफबंदियाँ बन रही हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी गोरकी के उस इंसानियत सोज वाक़े की भी कि जिसने पूरे माशरे को हिला कर रख दिया। एक लड़की अपने वालिदैन के साथ इंसाफ के लिए दुआएं दे रही है। मुबैना ज़्यादती की वीडियोज़ बनाने के इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं, मगर बासर मुल्ज़िमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में कानून कमज़ोर के लिए सख्त और ताकतवर के लिए बेबस दिखाई देता है। जमहूरियत के बावजूद फ्यूडल सिस्टम आज भी इतना ताकतवर क्यों? क्या आम आदमी को वाकई इंसाफ मिल सकता है? ये इंसाफ भी ताकत और असर रसूख का मोहताज बन चुका है। और प्रोग्राम में एहतजाज की सियासत पर भी बात की जाएगी कि एहतजाज जमहूरी हक ज़रूर है, मगर क्या सड़कें बंद करना, एम्बुलेंस रोक देना, मरीजों और आम लोगों को घंटों अजियत में मुब्तला रखना भी उसी हक का हिस्सा है। आखिर कब तक हर सियासी, मजहबी या समाजी इख्तलाफ का नतीजा पूरे शहर को यरगमाल बनाने की सूरत में निकलता रहेगा? क्या रियासत के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं जो एहतजाज के हक और आम शहरी के बुनियादी हकूक़ के दरमियान तवाज़ुन यानी कि बैलेंस मेंटेन कर? यही हमारे टॉपिक्स हैं। रिजवान रज़ीद साराना और ताहिर मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर मलिक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। यूं तो हम बजट को और मुल्क की मईशत को आए रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आज भी कुछ नई डेवलपमेंट्स मंजर आम पर आई हैं, जिसमें जो हमारे कॉमर्स के रिपोर्टर हैं और जो फाइनेंस की बीट जिनके पास है, वो इस हवाले से ये खबर ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं कि 6 माह में 7,000 अरब, जून तक 15,267 अरब टैक्स वसूली का प्लान है, जबकि नए बजट का जो हुजूम है वो 17,000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब IMF ये कह रहा है कि आप पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बंद कर दें। मुझे ये बताएगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो लेवी की मद में आवाम से 260 अरब इजाफी बटोरेगी, तो फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमतें कहां पर जाके रुकेंगी? सर देखिए मोहतरमा, बड़ा सिंपल सा पाकिस्तान का सिस्टम है। अगर आप 18वीं तरमीम से चले ना, तो तकरीबन आप 15 या 14,000 जितना अरब इकट्ठा करते हैं, उसमें आधा पैसा जो आपका ना वो सूद और कर्जे पे चला जाता है। मैं आसान जुबान में आप यूँ समझ लें कि अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तान 100 रुपया इकट्ठा करती है टैक्स का, तो उसमें 50 रुपया आपने पुराने जो कर्जे हैं वो दे दिए, ठीक हो गया, बाकी बचे आपके पास 50 रुपए। तो 18वीं तरमीम आपको कहती है कि 58 या 59% आपने सूबों को देना है। तो आप बड़ी पहले दिन ही समझे आप जीरो मीटर हैं। अब आपके पास दुनिया की छठी 7वीं बड़ी फौज है, उसके रिटायर्ड लोग भी हैं, फिर आपने पूरे सूबे भी चलाने हैं, असेंबली चलानी है, मेरे ख्याल 35-40 मिनिस्ट्री हैं, कारपोरेशन है। मगर मैं सारा खर्चा गिनूं तो मेरे ख्याल प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट सारा ये है कि आप जो पाकिस्तान चलाया जा रहा है, इसमें अल्लाह का शुक्र है कि सब में एक मसावाद मैं देखता हूँ। पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, तहरीक इंसाफ में पैटर्न एक ही है सबका कि आप फिर कर्जा लें और मुल्क चलाएं, कर्जा लें फिर मुल्क चलाएं। फिर हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं या छोटे मोटे लोग, हम शो डालते रहते हैं कि ये महंगाई होगी, वो महंगाई होगी। जो मेरे ख्याल में जो मैं जो अपनी तरफ से जो राय देना चाह रहा हूँ, दो तरीके होते हैं। जब आपके अखराजात बढ़ जाएं, आपका गुजारा ना हो, तो या तो आप सादगी पे आ जाएं, आप घर में एयर कंडीशन छोड़ दें, गाड़ी की बजाय पैदल चलें, खाना आप सादा कर लें, अपनी इनकम कम कर लें, खर्चे कम कर लें। दूसरे एक हल होता है कि आप इनकम बढ़ा लें। तो आपने तो कसम खाई हुई है, जितनी महंगी बिजली कर दी है,
जितना महंगा आपने पेट्रोल कर दिया, इंडस्ट्री तो लग ही नहीं सकती। तो ये जी। तो आप बहस ही छोड़ देना कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट आएगी। हम्म। और जो सबसे बड़ा मसला आपका ये है, जो ट्रेड डेफिसिट है। अब मैं अभी आप जब बोल रही थी तो अभी मेरी आंख नजर पड़ गई, तो आईएमएफ के मुताबिक जो है ना, इस साल हमने तकरीबन 19 बिलियन यूएस डॉलर, इसको आप 280 से ज़रब दे लें, हमने 19 कर्जे बिलियन। पे देना है। फिर अगला जो साल उसके 2027 में हमने 22 बिलियन यूएस डॉलर की बात हो रही है, और 2028 में ये 30 बिलियन यूएस डॉलर बन जाएगा। तो आईएमएफ को मामे का पुत्र नहीं है कि वो दिल पे हाथ रखेगा कि वो हाय अल्लाह माँ करके वो रोएगी। उनका कोई शायद कंसर्न नहीं दिल है। पर ये हमने पत्थर अभी कभी रख ले ताहिर मलिक साहब, अगर दिल पर हाथ ना रखे तो जैसे हमारे पीएम साहब रखते हैं और फैसले कर देते हैं। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नहीं, ये हमारी हुकूमत का एक अजीब प्रोपोगंडा है कि जब आप उनको बताते हैं जनाब इतने अखराजात हैं तो इतने पैसे हैं, वो कहते हैं ठीक है फिर लगाओ पैसे जहां से मर्जी लाओ। तो ये वो नहीं फरमाते कि जनाब आज पेट्रोल महंगा कर दें। मेरा जो असल आपके सवाल से थोड़ा मैं डी ट्रैक हो गया। जी जी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने ना ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया है, हाँ। ना किसी इंडस्ट्री पे काम किया है, ना हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया है। किसी जमाने में मैं और रजी जब हम रिपोर्टर थे, 15-20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आस्क हिम टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे याद है कि एक मुल्क है फिनलैंड। फिनलैंड आप मैप में नहीं निकाल सकते। उस जमाने में 200 बिलियन डॉलर के वो नोकिया फोन बेचते थे। क्यों रजी, आई एम राइट? एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाई, उससे 200 बिलियन डॉलर वो सिर्फ इससे बनाते थे। फिर जाते जाते मैं बताऊं, हॉलैंड उस जमाने की, ये 20 साल पुराना मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, जी। हॉलैंड 15 बिलियन डॉलर के सिर्फ फूल बेचता है। वो कुछ करो, को डॉलर बनाओ, बंदे बनाई जा रहे हो, आबादी बढ़ाई जा रहे हो, बढ़ाई जा रहे हो, कर्जे ले जा रहे मतलब हो, आपके कहने कहानी का खत्म। वही जो हम लोग भी यहाँ पर अवाम रोना रो रही होती है कि आपने सब कुछ लेवी की मद में ही अवाम से वसूल करना है, ना आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का कोई तरीका निकालना है, ना आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है, ना आपने कुछ अपने इंपोर्ट करना है। राना साहब, पॉइंट ये है कि वही बात आ गई ना कि जो हम लोग अब कहते थे कि 28वीं यानी तरमीम ने आना है, बजट से पहले आना है, तो हुकूमत ने भी एक तरीका इख्तियार कर लिया है, ये हमारी स्पेशली वजारत खजाना ने, फेडरल ने, कि चलें अगर एनएफसी अवार्ड की हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही, सूबे नहीं फिलहाल बन रहे बजट से पहले, ठीक है ना, इंतजामी यूनिट के हवाले से कोई जो है ना ऊंट करवट नहीं बदल रहा, तो ऐसा करते हैं, आईएमएफ से कहते हैं कि सूबों के ऊपर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दें, खुद ही इकट्ठा करेंगे और फिर फेडरल को देंगे। देखिए बात यह है कि आईएमएफ के ऊपर जो हम सब कुछ डाल देते हैं कि जी आईएमएफ को ये कहेंगे, आईएमएफ को ये कहेंगे, तो मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आईएमएफ को गरीब आदमी को मिलने वाली पेट्रोल पे सब्सिडी जो है ही नहीं, वैसे वो तो नज़र आ जाती है, लेकिन उसे ये जो पिछले दिनों में स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आज़म और अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये क्यों नहीं नज़र आती? उसे ये क्यों नहीं नज़र आती कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके इस्तेमाल में कि दर्जनों गाड़ियां, बल्कि उससे भी ज़्यादा, रजी ने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि 12 गाड़ियों में से 8 चली गई थी, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो वो क्यों नहीं नज़र आती उसे आईएमएफ को? आईएमएफ को रिटायरमेंट के बाद वो उसने सरकारी मुलाजमीन के ऊपर डंडा दिलवा के कह दिया कि जी अब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें आप सबके साथ, ठीक है ना, वो ना दें, ठीक है। तो आईएमएफ ये जो ताकतवर ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर लोग हैं, इनके लिए क्यों नहीं ये जोर देती कि जो बड़े असल हाथी हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी, एक जज साहब रिटायर होकर वो आके कहते हैं कि जी मुझे 2000 यूनिट मिलती है, मैं 500 इस्तेमाल करता हूँ, 150 के मुझे 1500 के मुझे पैसे दिलवाए जाएं, 1500 के, ठीक है ना। तो आईएमएफ उनकी तरफ क्यों नहीं देखती? इसलिए नहीं देखती कि आईएमएफ खुद एक इकोनॉमिक हिटमैन की जो इस्तेलाह है ना, वो उसका हिस्सा है, और एक आईएमएफ को जितना दिखाया जाता है फिर आईएमएफ उसी के मुताबिक फैसले कर रही है। मैम देखें, बात ये है कि जब ये नौ आबादियाती निज़ाम ख़त्म हो रहा था ना जी, इस टाइम रजी और ताहिर दोनों ही बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इतने तालीम याफ्ता लोगों के बीच में बैठा हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, और अगर ताहिर को इस बात का बुरा लगे तो मैं इस पे शर्मिंदा भी हूँ। तो हालांकि आपको साले जाफर के साथ जोड़ना चाहिए। अच्छी बात नहीं है राणा, दूसरे हम झूठ बोले जा रहे हैं। तो जब ये नेशनल टीवी पे बैठ के आप आबादियाती निज़ाम जब ख़त्म हो रहा था, तो तभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ज़हूर में आए थे, और लोगों को छोड़ नए मुमालिक को बदोबदी कर्जे दिए गए इन्होंने, और आहिस्ता 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 ये मुमालिक उसके जाल में फंसते चले गए। अब आलम यह है कि पाकिस्तान जैसा खुद मुख्तार मुल्क
FATF का गुलाम है, वो हमें ग्रे लिस्ट में डाल दे तो हम वो चीखे मारते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IMF जो है अगर हमें कर्जा देना बंद कर दे तो बाकी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे भी हमसे हाथ खींच लेंगे। यानी हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर फंस गए हैं, एक मकड़ी जो जाल में फंस जाती है, हमारा वो हाल है। अब हम ना अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, ना हम अपनी खुद मुख्तारी पे बात कर सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि हम बड़े खुद मुख्तार हैं तो मैं इस पे मैं हंस सकता हूँ, मुझे मेरा हक है कि मैं अच्छे लतीफ़े पे हंस लूँ। अदरवाइज IMF का एक डिप्टी लेवल का आदमी वो जब चाहे उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बना देते। आपकी तरफ आते हैं, चूंकि आपकी डोमेन को मैंने जरा डिस्कस करना है। सर, हुकूमत ने IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी कराई है। वजारत खजाना और FBR का आवाम पर 430 अरब का इजाफी बोझ डालने का प्लान है, वो जो कल हम लोग इन्फोर्समेंट टैक्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। 215 अरब इजाफी टैक्स है, 200 बाकी 15 जो है वो ऑडिट के हैं, जो सख्त निगरानी की वजह से मिलेंगे। अब ये भी सुन लीजिए कि IMF ने जनरल सेल्स टैक्स की मद में इजाफी 2000 अरब जमा करने पर भी जोर दिया है। ये जनरल सेल्स टैक्स, सर ये तो हमारे खाने पीने की अशिया, यूं हमारा रोजमर्रा का घूमना फिरना, सर 2000 अरब की ये सब लगा हुआ है, ये बेसिकली लगा हुआ है ये टैक्स, लेकिन सेठ से वसूल नहीं हो रहा है। इसके लिए कानून साजी की भी जरूरत नहीं है। और ये आपने इजाफी क्यों कहा? इजाफी से लगा कि जैसे कोई इजाफा है, एक्स्ट्रा कोई टैक्स लगने, हाँ मजीद मोर ओवर है, एक्सीड किया जाएगा, लगे हुए टैक्स को बढ़ाया जाएगा। मजीद टैक्स है। आप जो है ना वो ऐसे ही खाम खा हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़कें। अब देखिए, मैं चूंकि मलिक साहब जो हैं वो हमारे कुलीग्स में शामिल हैं और उन्होंने एक ऐसा छक्का मार दिया है। 2017-18 की बात है, मैं एक साहब से डिस्कस कर रहा था। वो उनका ताल्लुक जो था वो एक ज़ाहिर है कि एक बड़े जिम्मेदार और हसास अदारे से था, और वो इमरान खान साहब को लाने और के ऊपर उस वक्त बाकायदा लुडियाँ पा रहे थे। तो मैंने, और वो कह रहे थे कि जी ये मौजूदा हुकूमत तो जा रही है। मैंने कहा जी ये क्यों जा रही है? तो उन्होंने मुझे ये फिगर दिया जो आज मलिक साहब ने याद दिलाया है। ये 2017 दिसंबर की बात है या 2018 जनवरी की बात है। उन्होंने कहा जी इस साल हमने 19 अरब डॉलर अदा करना है वापस मुख्तलिफ अदारों को, और हुकूमत के पास है 12 अरब डॉलर। इसने बड़ी कोशिश की है कि ये CPEC के ज़रिए पैसे आ जाएं, तो ये जो प्लग गैप जो है वो प्लग इन हो जाए और हम डिफ़ॉल्ट करने से बच जाएं। तो मैंने कहा सर कर लेने दें इनको। नहीं वो हमने नहीं करने देना उनको, और इनकी छुट्टी करेंगे और उसके बाद नहीं, ये खान साहब आकर करेंगे। अच्छा, खान साहब आए और खान साहब के कोई पास कोई दीगर ऑप्शन नहीं नज़र आया उन्हें कि वो भाग के दोबारा IMF के पास चले गए। हम किसी की तनकीद नहीं कर रहे या किसी को लेट डाउन नहीं कर रहे। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे 600 से ज़ायद मेंबर हैं पेशावर प्रेस क्लब के। वहाँ की सूबाई हुकूमत ने 1 लाख रुपया फी साफ़ी ईदी के नाम पे देने का ऐलान किया है, और वहाँ पे 25 या 30 हज़ार रुपये लेने वाली सैकड़ों और हज़ारों लेडी हेल्थ विजिटर जो हैं वो पिछले 4 माह से अपनी तनख्वाह के लिए मुजाहरे कर रही हैं। उनके लिए फंड नहीं है। तार मलिक मेरे और इसार राना मेरे पीछे पे आ जाएंगे कि ये जर्नलिस्टां को लाख रुपया लभन दिया तो तू उन्होंने पीछे पे आ गया। मुझे उनको लाख रुपये नहीं, वो 10 लाख रुपया दे दे जनाब ईदी के नाम के ऊपर। लेकिन वो जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं, जो घरों में जब कतरे पिलाए जाते हैं तो उनके रिदाएँ नोची जाती हैं, वो अपनी जान खतरे में डाल के 4-4 फीट बर्फ़ के अंदर जाके ये वाले कतरे पिला के आती हैं नौमौलूद को, उनको पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ठीक है, इसी तरह की दास्तानें हम 18वीं तरमीम बहुत अच्छी है सर। 18वीं तरमीम के तहत की भी सुनाने लगे आपने 56% उठा के सूबों को दे दिया। ठीक है, चले पंजाब में लैपटॉप मिलते हैं, एक आम आदमी को भी मिल जाता है बच्चे को, वो अलग बात है। अच्छा, सहाफ़ी आम आदमी नहीं है? सहाफ़ी आम आदमी कहाँ है? आप उसके लिए हाउसिंग सोसाइटी तरतीब देते हैं,
उसको बिल्कुल सब देते हैं। फेडरल में भी देते हैं, उसको आप सब्सिडाइज रेट के ऊपर 2.5 लाख का प्लाट देते हैं जो वो 2.5 करोड़ में बेचता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। मतलब ये अच्छा वुकला अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं, फिर भी हमें पंजाब में खेल सड़कों के- पर रुलने वाले साजा नजर नहीं आते, खेल के हमें अंदर जो पीराकोट है से गुंडे नजर नहीं आते जो लोगों की खेल गाड़ियों के उठाकर अंदर- लेकर भाग जाते हाँ, हैं। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरा ख्याल है सर, पीटीआई के लोगों किसी को बंदे को तकलीफ में देखा है। बुलाने की मैंने लोगों को जरूरत नहीं है। तकलीफ में देखा है। जी, जी। सर बात पीटीआई की यहाँ पे नहीं हो मैंने रही, किसी की आप बात कंपैरिजन नहीं की। ड्रॉ कर रहे थे तो मैंने कहा मैंने चलो मैं किसी भी की करती बात हूँ, नहीं अभी की। मैं सिंध की तरफ आप जाने यही लगी हूँ। नहीं सिंध की तरफ भी ना है, क्यों ना हो? नहीं सिंध की तरफ भी ना है। नहीं सर, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता फिर ऐसे। आप डिस्कशन को किसी लॉजिकल एंड की तरफ जाने नहीं देना चाह रहे। लॉजिकल एंड की नहीं, तरफ ये क्यों जा लॉजिकल रही एंड थी? नहीं है। आपने उसको एक सूबे के हवाले से ना जोड़ ना दिया, बाद में फेडरल मेरे की कर 18वीं रही हूँ। तरमीम सूबों के का अंदर सवाल चारों तो मैंने सूबे, उनसे यही किया तो था। बात है ना, यही तो बात है। पीटीआई की किसी बंदे से बात करें उसका अपना सेट ऑफ लॉजिक ही डिफरेंट होता है। यहाँ पे PTI मैं- वाला कौन है? आप हैं। मैं सर, अर्ज ये ये आप कर रहा हूं, जामतराशी मैं कर रहे हैं। अर्ज- आप मेरा आप आर्गुमेंट जामतराशी कर रहे हैं, नहीं, आप आप मेरा हमारी- आर्गुमेंट तो चले, पूरा चले, होने देना। चले, आप मेरा जामतराशी आर्गुमेंट मत तो करें। पूरा होने देना। जरा आप मैं आगे आपका चलो। आप मेरा- आर्गुमेंट सुन रही हूँ, मैं बाकी से सवाल आप रजी, पंजाब में भी कर लीजिएगा, मेरा आर्गुमेंट तो पूरा होने आगे देना। चलिए, आप गलत आगे है, चलिए। आइंदा ना हो ऐसा प्लीज। नहीं ना, आप मेरा आप आर्गुमेंट के पूरा साथ होने चलिए, देना, आप आगे आर्गुमेंट को चलो। दरमियान ठीक में है। ना तोड़िए। ठीक है। अब 18वीं तरमीम के तहत 56% हमने सूबों को देना है और सूबों ने कैसे खर्च करना है वो ये है। ठीक है, मेरा आर्गुमेंट ये है। और वो आप 56% को पहले 55% था, फिर वो 57.5% हुआ, फिर उससे 60% पे जाना था, नहीं गया। अब जब आपने सूबों को उठा के दे देना है और सूबों ने उसको ऐसे ही खर्च करना है, उसकी मैंने मिसाल पेश की, मैं 20 मिसालें पंजाब की पेश कर देता हूं मैं उससे। लेकिन इस हवाले से सिंध की हुकूमत बड़ी पक्की है। वफाक ने भी लैपटॉप दिए बच्चों को, सूबों ने भी दिए, उन्होंने कहा नहीं है मजाक नहीं चलना। चलो ठीक है जनाब, उन्होंने भी खर्च करने पे लगाया हुआ है, उनके यहाँ भी 8-8 साल प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते, अभी तक वो ग्रीन लाइन है, वो सारा कुछ चल रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस गवर्नेंस के साथ ये मुल्क गवर्नेबल नहीं है, इस हट दर्मी के साथ ठीक है, फाइनेंशियली गवर्नेबल नहीं है। आपने मेजर कलेक्शन का उठा के दे दिया सूबों को, सूबे आगे ये करतूतें कर रहे हैं और वफाक के पास पैसे नहीं है दिफा के लिए भी, वो ले रहा है आगे से कर्ज। सर फिर आप प्रिविलेज होने का ताना मुझे सुनना नहीं पड़ेगा। मैंने कोई पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करनी। चलें, कर मैंने दीजिए, अर्ज फिर ये मंजरे पे करना जाना है है। कि देखें अब लाहौर में प्रेस क्लब के मेम्बरान को पंजाब हुकूमत ने प्लॉट दिए, जो नए लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, उन बेचारों को कुछ मिल रहा है। यहाँ पे ना मीडिया वर्कर्स हैं, हम सहाफ़ी समझ रहे हैं, जो रिपोर्टर है या सब एडिटर या जो स्क्रीन पे बैठा है, ठीक है ना, या स्क्रीन पे बैठा है, ये मीडिया वर्कर्स वो हैं जिनकी वजह से हम लोग नजर आ रहे ऐसे ही हैं। है। मिसाल के तौर पे ये प्रोग्राम जब चल रहा है तो हमारे कैमरामैन, हमारे टेक्नीशियन, लाइट हमारे मैन। MCR में बैठे हुए लोग, PCR में, इनकी वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये बेचारे कल सड़कों पे एहतिजाज के लिए निकल रहे हैं कि यार हम भी मीडिया वर्कर हैं, हमारी तरफ भी पंजाब हुकूमत तवज्जो दे। खाली आप उन सहाफ़ियों को ना नवाजें जो आपकी आवाज़ बन जाते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उन पे रहम करें, उनका भी ख्याल करें। ठीक है, वहाँ पे 1 लाख मिलने पे जिन लोगों को एतराज़ है, उन्हें यहाँ पे पंजाब के अंदर सहाफ़ियों को जितने बड़े बड़े स्कोप दिए जाते हैं उस पर भी बात करनी चाहिए। चलें, एक ब्रेक ले लेना सी, ब्रेक के बाद आपको प्रेसिडेंट वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। उनके दावे के हवाले से फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो सालसी की कोशिश है उसको मजीद तेज करते हुए मोहसिन नकवी साहब गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर दूसरी बार ईरान के दौरे पर रवाना हुए हैं, जहां पर उनकी ईरानी क़यादतों से मुलाकात होगी। और मीनवाइल यही अपडेट भी सामने आई कि एक ही माह में रूस और अमेरिका के सुदूर की चीन आमद हुई है। इसका मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। ताहिर मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, मोहसिन नकवी साहब के ईरान जाने से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ सकता है या फिर ये अमेरिका और रूस के सुदूर का चीन एक ही हफ्ते में पहुंचना? देखिए, हमारा जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो मोहसिन नकवी का वहां जाना है, आप कान में ये इनसे पूछ ले दोनों से इसका क्या मतलब है, वो किसके नुमाइंदा है, वो क्या। तो पाकिस्तान की जो वो इस वक्त जो एक नया फैक्ट है हमारा कि मोहसिन नकवी रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। तो आपका मुल्क का जो एक सबसे बड़ा जो स्टेचर है वो उसका नुमाइंदा है। तो ये मतलब मैं उस सुलह के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी देख रहा हूँ कि आपकी टॉप इस पे इन्वॉल्व है। और सदर जो ट्रंप है वो मेरा हाल है सुबह दोपहर शाम जब भी उसने शहबाज शरीफ का नाम लिया है तो वो फील्ड मार्शल का जिक्र जरूर करता है।
तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कनेक्शन है। और ये आना जाना जो है, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं मिला जिसके पास ये अजूबा हो कि सऊदी अरब से भी उसका मुआहदा हो, और ईरान और सऊदी अरब की सदियों का इट कुत्ते मैच हुए। वो ईरान से भी दोस्ती है, सऊदी अरब से भी दोस्ती है, अमेरिका के भी हम बड़े करीब हैं, इसराइल से भी हमने लड़ना है, रूस से भी हमारे तल्लुकात है, हमने इस्लामी निजाम भी लाना है, हम चाइना के भी साथ है। तो एहो जी चीजों में दुनिया में बनी कोई नहीं इस तरह की चीजें कि जो सबके साथ ही चबड़ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये दुनिया को एक नई चीज समझ आई है कि ये जो इस तरह के लोग हैं जो बड़े समझदार है, उसमें मेरा भाई राना भी शामिल है, कि ये ही निगोशिएट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसमें ये बड़ी जान है। हमारे शहबाज शरीफ साहब और हमारे नवाज शरीफ साहब ने कुछ 40-50 साल में हमेशा ताकतवर लोगों के साथ निगोशिएशन करके हुकूमतें ली हैं, इलेक्शन कराए हैं, तो उनको ये आदत है पावरफुल लोगों से किस तरह डील करना है। तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, ये मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, इस हालात में कोई मुल्क नहीं है जो इस तरह रक्षा कराए, चिंची कराए तो सुलह करान तुर्कों में, वो पाकिस्तानी करेगा। और आई अश्योर यू, ये आप रिकॉर्ड कर ले, अल्टीमेटली पाकिस्तान के हाथ से ये काम होगा। चले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिसाबत बख्शे। रजी साहब, रूसी सफीर की एक स्टेटमेंट आई कि रूस अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं, ठीक है। और अमेरिका ईरान तनाज़े में भी रूस ने पाकिस्तान के किरदार की खुलकर हिमायत हमने देखा कि की है। तो सर, ये जो रूसी सदर गए हैं चाइना, दैट मीन्स के कुछ ना कुछ हो जाएगा अब आने वाले हफ्तों में? जी होना तो है। अमेरिका पूरी तरह फंसा हुआ है, उसकी मईशत जो है वो जो रिलीफ लेने गया था चाइना से, चाइना ने उसको वो रिलीफ नहीं दिया, या कम से कम उतना नहीं दिया। लेकिन मुझे हैरत इस बात की हुई है कि मेरा भाई ताहिर मलिक जो है वो अपनी गुफ्तगू में इशार राना ये भी कह रहा है कि मैं ये पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, और 2 दफा उसने अपनी सफाई पेश की है कि मैं ये पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं ये मुस्बत तरीके से बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा ये भी हमने भी नए हालात के मुताबिक रहना सीख लिया है। हम वो सब्जी का आलू बन गए हैं जो हर सब्जी के साथ, कीमे के साथ, गोश्त के साथ चल जाता है। और नहीं, वो बार बार अपनी सफाई पेश कर रहा है कि इसे तनकीद ना समझा जाए। मैं तारीफ कर रहा हूँ। ताहिर मलिक साहब जो है वो नीचे लिखा हुआ है तजियाकार, मुझे ऐनक के बगैर लगा जैसे लगा लिखा हुआ तजर्बाकार। तो चूंकि वो तजर्बाकार है तो इसलिए उन्होंने अपनी बात कही है। देखिए बात ये है कि बचपन में, मैं तो इसको बड़ा लाइटर लूंगा, संजीदा तबसरा के लिए सहार राना साहब, देखिए बचपन में एक पींग होती थी घर के अंदर ना, वालदैन जो हमारे जैसे सफेदपोश घरानों के वालदैन होते थे, वो बच्चों को बाहर जाने से रोकने के लिए पींग घर में ना वो शतीर के ऊपर ना रस्सा बांध देना, हमने उसके अंदर चौकी रख के लकड़ी की, तो पूरे घर के अंदर ऐसे झूल रहे होना। मुझे लगता है कि ये पींग डाल के दी गई है अपने हजरत किबला मोहसिन नकवी साहब को। वो पींग पे झूलते हैं, कभी पाकिस्तान आ जाते हैं, कभी ईरान चले जाते हैं, 24 घंटे से कम अरसे में फिर उनकी पींग उलारे ले रही है। उनके बार बार जाने से देखने का नजरिया शायद इस लिहाज से भी थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब, मैं किसी की जातियात के वाले से बात नहीं कर रही हूँ, वो भी एक सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, सबका एक मसलक से ताल्लुक है। तो वो शायद एक मसलक भी सर एक हो सकता है, कहते हैं ना कि अराई से बात करे, फलाना फलाने से बात करे, राना राने से बात करे। क्या ये एक वो हो सकता है सिंबल सर, आपको लगता है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। आगा मुर्तजा पोया साहब जो हैं वो स्कूल ऑफ थॉट के सबसे बड़े नुमाइंदे थे, और जब बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उनको ईरान में सफीर लगाना चाहा तो ईरानी हुकूमत ने रिफ्यूज कर दिया था। ठीक, तो ये चीजें इस तरह के स्टेट क्राफ्ट के अंदर मैटर नहीं करती। ठीक है, ठीक है। राना साहब, ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म हो जाएगी, सदर ट्रंप की स्टेटमेंट या दावा उस वक्त सामने आ रहा है जब हम लोग अपने वीकेंड के करीब करीब पहुंच रहे हैं। आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते भी हैं। लेकिन मीनवाइल, जैसे मैंने ताहिर मलिक साहब से भी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि ट्रंप के बाद पुतिन का भी चाइना जाना, अब उसके बाद आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे? देखिए, आप बात को ज़रा समझे कि जो रजीज़ ने कहा कि अमेरिका को जो तवक्कुआत थी चीन के दौरे से वो नहीं हुई। ठीक है। जो पुतिन का दौरा है उसके फ़ौरन बाद और जिस तरह का पुतिन को प्रोटोकॉल दिया गया तो उससे कुछ चीज़ों को क्लैरिटी से समझने में आसानी हो जाती है। कल अमेरिका ने भारत को 1 खरब 19 अरब रुपए का एक दिफाई सपोर्ट प्रोग्राम दिया है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब आप ये समझिए कि अमेरिका अमर मजबूरी
भारत की तरफ मुतवज्जो होगा, क्योंकि चीन से या तो उसके कोई आइडियल ताल्लुकात हो जाते, तब तो बात समझ आती है। लेकिन अगर वो नहीं हुए और उसके फौरन बाद रूस भी वहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब ये कि अमेरिका शायद पुराने पैटर्न पे जाए, और पुराना पैटर्न ये कि वो भारत को सपोर्ट करे। ठीक, तो भारत को सपोर्ट करेगा तो जाहिर है हमारे लिए मसाइल खड़े होंगे। जी देखिए, पिछली दफा जेडी वैंस साहब आए थे और पाकिस्तान पे हमला करवा के गए थे इंडिया से। हाँ जी, ठीक है ना? और इस दफा मार्को रूबियो साहब आए हैं, तो थोड़ा सा हमें भी अपना ध्यान करना मैं यही कह रहा हूँ। और रजी साहब ने तो बड़े मतलब ज्यादा क्लियरली बात कह दी ना, तो वो पैटर्न तो बनना है। इंडिया भी पर तोल रहा है हमला करने के, ठीक है। खैर उसको इंशाल्लाह हमारी बहादुर फौज जो है मुंह तोड़ जवाब देंगी, मेरा ये यकीन है। दूसरी बात ये कि ये जो आपने मोहसिन नकवी वाली बात की ना, मुझे तो इससे एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो वजीर दाखिला है, वजीर खारजा नहीं है। तो वजीर खारजा इसहाक डार साहब कहाँ हैं, जिनके जिम्मे ये काम है, जो जिनके जिम्मे असल में ये काम है, ठीक है। अगर वजीर दाखिला जो जिनके दाखिली अमूर जिनके जिम्मे हैं, अभी कल हमने 22 दहशतगर्द मारे हैं, उससे पहले हम इंगेज हैं, उनका पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। उनकी शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान बांग्लादेश से 2-0 से टेस्ट सीरीज भी हार गया है। शबाना जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब की है। हाँ, तो ये हमारे अगर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसमें मुझे कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारे फैसला साज हैं वो इन फैसलों में शायद इस सियासी हुकूमत को हिस्सेदार बनाना नहीं चाहते, ये इस काबिल ही नहीं समझते। अदरवाइज ये होना ये चाहिए था कि ये फैसले सियासी प्लेटफॉर्म से और उनसे होते। मोहसिन नकवी किनके नुमाइंदे, को ढकी छुपी बात तो नहीं है। अगर वो जाके ये सारा बांग्लादेश में भी जाने, आप बात को समझें, बांग्लादेश में जाने का मतलब है रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान, मशरिकी पाकिस्तान एंड मगरिबी पाकिस्तान। इस बांग्लादेश या मशरिकी पाकिस्तान है, उस खाने के मेजर स्टेक होल्डर पाकिस्तान फौज है। वहां पे जो रिवाइवल होगा वो हमारा रिवाइवल होगा। सो इस हालात में अगर आप इस बात को ऐसे समझें कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट शायद ईरान अमेरिका के हवाले से एक पेज पे नहीं है, और इसीलिए जो मोहसिन नकवी हैं वो जाके ये सारे फैसले कर रहे हैं। अदरवाइज ये शहबाज शरीफ को या इसहाक डार को जाना चाहिए था। चलें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन दे रखी है, क्या पता इसी सूरत हाल के पस मंजर में 24 घंटे के अंदर ही दूसरा दौरा हो हमारे वज़ीर दाखिला का ईरान का। एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी गोडके से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की के हवाले से, जिसका गाँव वज़ीर चाचड़ से ताल्लुक़ है। 3 मई को 4 मुल्ज़िमान ने मुझसे इज्तिमाई ज़्यादती की, मेरी वीडियो भी बनाई। मुतासर लड़की ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सियासी असर रसूख के बाइस जो वहाँ का वडेरा है और जो मुल्ज़िमान हैं वो कानून की गिरफ्त से आज़ाद बाहर घूम रहे हैं। मेरे लिए तो यही इंतहाई तकलीफ़देह है कि मुझे कोई गैर महरम अगर किसी की कोनी भी लग जाए या हाथ भी लग जाए तो मैं उसको झंझोड़ कर देखती हूँ। तो उस औरत के लिए, उस लड़की के लिए कितना तकलीफ़देह अमल होगा कि अपनी आप बीती वो एक टेबल पर बैठकर पूरी दुनिया के सामने बता रही है और रो रही है कि मेरी कोई मदद को नहीं आ रहा। ताहिर मलिक साहब, सियासी असर रसूख के सामने पाकिस्तान का कानून इतना लाचार, इतना कमज़ोर हमें क्यों नज़र आता है? नजर आता है नहीं, ये था है और मुझे लगता है ऐसे ही रहेगा। आपके दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं, मेरे समेत, अगर हम अपनी एज निकालें ना, जर्नलिज्म की तो 100 साल की बनती है। मुझे नहीं लगता कि एक भी को हफ्ता होगा जिसमें ऐसी खबर नहीं आई। मैं 80 साल के पासन का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग विद द सिस्टम। आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अवाम का नुमाइंदा नहीं है, वो ताकतवर का नुमाइंदा है। तो जब आप बुनियादी आप पॉइंट समझे ना, जब आप डेमोक्रेसी से आप ऐसी नहीं बनाएंगे असेंबली जहां पे लोगों के नुमाइंदे हों, लोगों की नुमाइंदगी से लॉ बने, तो फिर पुलिस जो होगी ना, वो जो हुक्मरान होंगे उनकी पुलिस होगी, वो अवाम की पुलिस नहीं होगी, वो अवाम की खिदमत नहीं कर सकती। मैं एक छोटा सा जाते जाते एक पॉइंट बताऊं। मैं एक जगह एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया तो वो पूछ रहे थे, ऐसे 2 यार बन गए हम बतौर पाकिस्तानी साफी, कि आप रात को किस चीज से डरते हैं? तो मैंने कहा पुलिस से हम डरते हैं। वो सारे सोची पे आ गए, असल पे। तो यार ये किस तरह हो सकता है? मैं कहा अगर आप शाम को बैठे ना कहीं किसी जगह, पुलिस आ जाए हमारी, तो मुझे डर लगता है। सर, मुकदमा हुआ है 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ, ताहाल कोई गिरफ्तारी ना हुई। मुझे बहुत खुशी है वो जो हमारी मरहूम सना यूसुफ हैं, उनके अहले खाना को गुज़िश्ता रोज़ इंसाफ मिला, लेकिन मैं चाहूँगी कि सना यूसुफ की तरह सर इस मुल्क की हर बच्ची को इंसाफ मिले। नहीं, मैं तो इस बात का हामी हूँ कि हम ये वाली लेवल आने ही क्यों देते? बिल्कुल। हम बच्चों और बच्चियों को
उनकी हदूद में रहने की बात करें, इन ये केस उस हवाले से डिफरेंट है, सना का केस डिफरेंट है। सर नहीं, बात तो इसमें सर मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करी थी, था तो वो भी कत्ल, वो हाँ, भी एक ज्यादती थी। हाँ, हदूद तो ये तो कत्ल से भी ज्यादा हो गया, बिल्कुल, ये तो अब बिल्कुल सारी ऐसा ही है। जिंदगी जिंदा लाश के तौर पे ऐसे ही- रहेगी ना ये ऐसा ही खातून, है। कि जिस तरह उसके साथ बीत गई है। ये मुआशरा जो है ये विक्टिम ब्लेमिंग करता है। उस खातून के साथ बज़ाहिर जुबानी हमदर्दी तो यकीनन होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन अमली तौर पे उसको एक किस्म का हम आइसोलेट कर देंगे सोसाइटी के अंदर हर हवाले से। बहुत सारी चीज़ें उसको डिनाई हो जाएंगी उस बेचारी को। और ये इसके साथ अकेले के साथ नहीं है, जैसा ताहिर मलिक साहब ने कहा है। हम हर हफ्ते हर रोज इस तरह की कोई ना कोई खबर, इसार राना साहब इतनी अरसे से एडिटरी कर रहे हैं, इनके हाथ से गुजरती हैं और कई दफा ये जानबूझ के नहीं लगाते, यार ये इतनी नेगेटिविटी हो जाएगी। हमने उन कबायली निज़ाम के अंदर ना तो एजुकेशन जाने दी, ना कोई दूसरी सहूलत जाने दी है। लोग गुर्बत के निचले तरीन लेवल के ऊपर हैं और वो अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने की जद्दोजहद में मसरूफ होते हैं। और इस सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे प्रिविलेज पैदा हो गए हैं कि जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। वो लोगों की इज्जतें उछालते फिर रहे हैं, वो सड़कों के ऊपर आम लोगों को कुचल के चले जाते हैं। राना साहब, जमहूरियत डेमोक्रेटिक मुआशरे में फ्यूडल सिस्टम, वडेराना, ये असरो रसूख, सर ये सिस्टम अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? मेरी तो समझ से बाहर है। नहीं, अभी भी से क्या मुराद, क्या कोई हमारे यहाँ पे कोई जमहूरियत की बारिश हो गई है? आइन और इनका कानून जो है वो लोहे की इमारतों में बदल गया है, जिनसे टकरा के का जो मुजरिम है वो तबाह हो रहे हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जब कोई भी बात पॉलिटिसाइज करता हूं तो लोग समझते हैं कि शायद मैं खास उस पे, जिस सोसाइटी के अंदर वोट को इज्जत नहीं मिलेगी ना, वहां पे मुंतखब नुमाइंदे नहीं आएंगे। मुंतखब नुमाइंदे नहीं आएंगे सोसाइटी के हकीकी, तो फिर मसनूई क़यादत आएगी। मसनूई क़यादत आएगी तो वो अवाम के मसाइल तो हल नहीं करेगी। वो तो अपने टिकटॉक, अपने शबशबा, अपनी एक्टिंग, अपने स्लोमो एक्शन पे के काम करेगी। वो केपी हो, वो कराची हो, वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान हो, वो कोई जगह भी हो। हम एक बात को समझें कि हमने औरत को ये सिंबल क्यों बना लिया है कि ये इसको ज्यादती करेंगे तो कोई हमारी मर्दानगी को सुकून मिलेगा। कबायली पस, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे हम जो गाली देते हैं, माँ और बहन की गाली देते हैं, माँ और बहन की गाली ही क्यों देते हैं? हमारे सोसाइटी के अंदर जो माँ और बहन की गालियां देने वाले लोग हैं, वो जब माँ और बहन की गालियां किसी को दे के अपने घर जाते हैं तो क्या वो अपनी माँ और बहन को फेस नहीं करते? तो कैसे फेस कर लेते हैं वो? हमने तो ऐसे ऐसे सर लोगों की लड़ाइयां सड़कों पर होती हुई देखी हैं कि जिन्होंने खवातीन को गाड़ी की बैक सीट पर या मोटरसाइकिल की पिछली नशिस्त पर बिठाया होता है और सामने वाली औरत को गाली दे रहे होते हैं। फिर अच्छा, दूसरी चीज सुन ले, देखे ये जो कुछ भी हुआ ये सिंध के लिए कोई नया वाकया नहीं है। वहां हारियों की बच्चियों के साथ इससे भी बुरा होता है। ये तो पहुंच गई प्रेस क्लब ना, तो पता चल गया वहां पे हारियों की बच्चियां और पैर की जूतियां एक बराबर होती हैं। पर लाहौर में गालिबन परसों चौथ एक पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक लड़की को थप्पड़ मारा है, खातून को। क्या हुआ उस पुलिस वाले के खिलाफ? क्या हमने पुलिस इसलिए रखी है कि वो हमारी माओ बहनों को थप्पड़ मारे? वो उसने गलत किया होगा, मैं कहता हूं। तो गलत तो उस औरत ने भी किया था जिसने बाहर निकल के गालियां दी थी, जिसका दरवाजा उसको बिठा के आपने दरवाजा बंद करके भेजा था। गलत तो उस आदमी ने भी किया था जिसने पुलिस वालों को बाहर निकल के गालियां दी थी और पुलिस वाले उसको सुनते रहते मुंह नीचे करके। कमजोर के लिए इंसाफ है, सिर्फ कानून है। और फिर औरत ही के साथ कैसा क्यों हो? हर लड़की अपने मिजाज में, अपने अंदाज में निकल रही है, तो उसको भी देखने का नजरिया है ना, अपनी सोच के दायरे से हटकर थोड़ा सा मुस्बत अंदाज में देखा करें, किसी को जज ना किया करें। और आई विश कि ये जो खातून है, ये जो लड़की है, इसे इंसाफ ज़रूर मिले। एक छोटा सा हमारा सेगमेंट है कल के एहतजाज के हवाले से। ये बिलखुसूस एक सियासी जमात के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं कि बात बात पर जब एहतजाज होगा और रास्तों की बंदिश होगी तो आखिर इससे अवाम जो है उसकी परेशानी कैसे कम होगी? सड़क तो बंद किसी शक्ल में भी नहीं होनी चाहिए। मैंने वो देख रहा था कि जब ये ट्रंप चीन गया है तो ट्रंप मिलने जब जा रहा था सदर से तो ट्रैफिक चल रही थी, आम आदमियों की गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, ट्रंप की गाड़ी भी वहीं से गुजर रही थी, स्क्वाड उसका एक अलहदा उस पर जाता, लेकिन ट्रैफिक नहीं बंद हुई थी।
मेरा ख्याल है ट्रैफिक और फिर खैर पिंडी इस्लामाबाद वालों बेचारों की किस्मत ही खराब है। उतने अमेरिकन ये आंधा सोच देने तो बंद हो जाता है, वो 6-6 दिन बंद रहता है, तो क्या कहते हैं 15-15 दिन लोग घरों में बंद महसूर रहते हैं। तो बेचारे उनकी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वो कोई सियासी हो या कुछ भी हो, शहरी हकूक नहीं मुतासिर होने। सर ये क्या एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करे हुकूमत के, अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना भी है या बाहर निकलना है, चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, या लोग अपने हुकूक के लिए हवाले से बाहर निकलें, लेकिन दूसरे इससे मुतासिर ना हो? देखिए, एहतजाज करना जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हर बंदे का हक है, पहले तो ये कि एहतजाज की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो कोई ऐसी रियासत नहीं आई जो एहतजाज किए बगैर कोई बात सुनने को तैयार हो। अशराफिया की हुकूमत है, वो अपने मफादात ही बजट में लेके बैठेंगे, तो अगर नहीं आई तो लोगों को अपनी आवाज़ उठाना पड़ती है। जब आप आवाज़, अच्छा ये हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया भर में है, और इसे फंडामेंटल राइट भी माना जाता है, लेकिन अपने फंडामेंटल राइट के लिए बाहर निकलने वाले अहबाब को ये भी गुजारिश करना होगी या ये भी देखना होगा कि किसी और के भी फंडामेंटल राइट उतने ही हैं एज ए शहरी जैसे कि आपके हैं। तो अगर आप उसी तरह एहतजाज कर ले जिस तरह दुनिया भर के अंदर मुस्तअमल है कि एक तयशुदा मुकाम के ऊपर एक तयशुदा रूट के ज़रिए आप पहुँचे और जाके वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो गोया इस तरीके से जब आप ऐलान करके जाएंगे जी हम इस रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, आपको चोरी करने तो नहीं जा रहे, आपको डकैती करने तो नहीं जा रहे कि इसको खुफिया रखा जाए, आप उस पे जाइए। इंतज़ामिया से बाकायदा इजाज़त ली जाती है। पाकिस्तान के दुनिया भर के अंदर सफारतखाने हैं जहाँ पे आके अफ़गानी जो हैं वो एहतजाज करते हैं, लेकिन वो इसकी इजाज़त लेते हैं। जो आपके साथ कमिटमेंट है आप उस पर पूरा उतरती है, लेकिन अगर आप उस पर कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते तो एहतजाज करने वालों से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप अपने काज का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे आती है। तो जब आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे आती है तो आपका काज को ज़ोफ पहुँचता है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा मेरे मोहतात अंदाज में बड़ी बारीक बात करके गए और समझने वालों के लिए इशारा काफी होना चाहिए रजी साहब। हाँ, मतलब आप अगर आप कमिटमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको एहतजाज के हक नहीं मिलता तो मैं आपके साथ अदालत जाने को तैयार हूँ, चलो लेकिन परमिशन अगर मिल गई है और रूट भी तय हो गया है तो फिर खुदारा उसकी ऑब्जर्वेंस करें। आफरीदी साहब देखें, आप अब मंगल को जब आए तो आप रूट तय करके आए, रजी आपके साथ ट्रक पे बैठेंगे, मैं ट्रक पे बैठूंगा। पंजाब में भी उन्हें प्रोटोकॉल मिला था, आखिरी दिन तक पूरा मिला था। आपकी वजह से का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।